सभी को नमस्कार। बताइए, मेरी आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है बच्चों? एक बार बताएंगे? आवाज़ वगैरह सब ओके है? अवधेश, जय भीम सर। आशीष, नीरज, तेज सिंह, शांत, सभी को नमस्ते। सभी को हाँ, सभी के कमेंट आ रहे हैं। कमलकांत प्रजापति, आपका कमेंट आ रहा है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आइए, कितनी क्लास और होंगी? अभी आपके 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं, तो निपटा देंगे, उसकी चिंता ना करो, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखो कि जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसका कितना रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन पर आपका ध्यान होना चाहिए। कितनी क्लास होंगी, इन क्लास से पेपर में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये क्लासेस आपके सिलेक्शन में कितनी काम आएंगी, इस सारी जिम्मेदारी ये हमारी है। जब आप पेपर देकर आएंगे तो आप तब भी हम यहीं होंगे, तब भी हम यहीं पर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पेपर आपके हो जाने के बाद जो है 40 क्लास कहाँ हो गई है, अभी तो 26-27 क्लास आपकी हुई है, ठीक है। 40 से 45 क्लास में हम अपना केमिस्ट्री को, ग्रुप डी की केमिस्ट्री है, टेक्निकल केमिस्ट्री बहुत आती है इसमें। तो अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे, 25 से 30 क्लास में पढ़ा देंगे, तो तकलीफ आपके सामने ये आएगी कि आपको जो बेहतर सवाल होंगे वो आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बात के लिए चिंतित ना हो, थोड़ा विश्वास करें, थोड़ी श्रद्धा रखें। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको चिंता नहीं करनी होगी। ये मैं आपको पूर्ण रूप से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ 28 क्लास हुई है, अभिषेक कह रहे हैं। एक बच्चा ऊपर 40 क्लास बता रहा था, ठीक है। तो 40 से 45 क्लास में हम लोग अपना पूरा कवर करते हैं, उसकी आप चिंता ना करें। आइए, तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल और ये सिलेबस कैसे डिज़ाइन किया गया है ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल के बाद मैं आपको सीधा लेकर चलता मेटल और नॉन मेटल में, धातु और अधातु में। अब धातु और अधातु में फिर मुझे आवर्त सारणी पढ़ानी पड़ती। भाई, धातु और अधातु पढ़ाने के लिए मुझे फिर से आपको पीरियोडिक टेबल में लाना पड़ता ना। इसीलिए मैं पूरा धातु और अधातु को पूरा पहले से पीरियोडिक टेबल में पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही पूरा आपको एक एक एलिमेंट के बारे में बता दिया जाएगा, तो फिर आप जब धातु और अधातु पर पहुंचेंगे, मेटल और नॉन मेटल पर पहुंचेंगे, तो 1 या 2 क्लास में आप मेटल नॉन मेटल पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे? क्योंकि आप पहले से पूरे तत्व यहाँ पढ़ चुके होंगे, सारे के सारे तत्व आप यहाँ से पढ़ चुके होंगे। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, ठीक है भाई, बिल्कुल चिंता ना करें, आप विश्वास रखें, बस आपसे निवेदन है। चलिए, हाँ पीवाई क्यू सब लेंगे, उसकी चिंता आप प्लीज ना करें। आइए, तो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, देखते हैं एक बार हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बच्चों आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। इतने अच्छे अच्छे सवाल पीरियोडिक टेबल के आपके परीक्षा में आए हुए हैं कि अगर आप पीवाईक्यू को देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इतना डिटेल में पढ़ाना क्यों जरूरी है। हम भी तो पीवाईक्यू देखते हैं ना भाई, पीवाईक्यू देखकर ही आगे चलते हैं। तो ये आपने बताया था हलीना, हलीना की रब से फरियाद, और इसी को आपने कहा था कि इसे धातु वर्ग कहा जाता है, इसे धातु वर्ग कहा जाता है। और यह फर्स्ट ए वर्ग कहलाता है, फर्स्ट ए वर्ग कहलाता है। अगला वर्ग इसमें अब मैं नहीं, अब आप ध्यान मत दें प्लीज, अब आप ध्यान मत दें, अब आप यहां सुने। अगला वर्ग हम लोग जो दे रहे हैं, अगला वर्ग जो हम देंगे, एक बच्चा कह रहा है कि भाई अब आप जो है उपदेश क्यों दे रहे हैं? मनीष वर्मा, हम उपदेश नहीं दे रहे हैं भाई, हम तो आपको हकीकत बता रहे हैं। वो आपको उपदेश लग रही है या वो आपको आदेश लग रहा है?
अच्छा उदास लग रहे हैं, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, उदास वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि उपदेश कह रहे हैं आप। चलिए, ऐसी उदास वाली कोई बात नहीं है मनीष भाई, ऐसी उदास वाली कोई बात नहीं। चलिए शुरू करें। आइए धीरे धीरे हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग सेकंड ए ग्रुप में आते हैं। सेकंड ए ग्रुप में आते हैं। सेकंड ए ग्रुप जो है वो हम आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और सेकंड ए ग्रुप को हम क्या कहते हैं? धातु मृदा ग्रुप कहते हैं। धातु मृदा वर्ग कहते हैं। धातु मृदा वर्ग कहते हैं इसे। एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। एल्केलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का बच्चों ये कारण है कि ध्यान दो, अब इधर कमेंट में ध्यान मत दो, यहां देखो ध्यान से, ठीक है। ये आपकी जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इस पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसे आप भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी का मतलब होता है क्रस्ट। भूपर्पटी का मतलब होता है क्रस्ट। तो ये जो मेटल है जिसे हम यहां लिखते हैं कि बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। कल की क्लास में कैसे पढ़ा था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो ये सारे के सारे तत्व जो हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तत्व जो हैं, ये 6 के 6 तत्व आपको भूपर्पटी में, जब पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह पर, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह पर सबसे ज्यादा ये तत्व पाए जाते हैं। इसी वजह से, इसी वजह से इसे हम लोग धातु मृदा वर्ग, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। आपके पेपर में ये पूछा है, 2022 में ये सवाल आया है बच्चों, कि इनमें से कौन सा वर्ग, 4 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शन में से पूछा इनमें से कौन सा वर्ग धातु मृदा वर्ग कहलाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। तो आप बताएंगे कि ये जो सेकंड ए ग्रुप है इसे हम धातु मृदा वर्ग कहते हैं। उसके पीछे का कारण है इन 6 तत्वों की जो उपस्थिति है, ये जो मिलते हैं वो हमें पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह पर मिलते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब हम यहां से बेरिलियम को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला ऑप्शन, आप पहला जो हेडिंग है वो डालेंगे बेरिलियम। बेरिलियम, पहली हेडिंग डालेंगे बेरिलियम और लिखना शुरू करेंगे। बेरिलियम की खास बात क्या है कि स्टील की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत है और स्टील से हल्का है। ध्यान से सुने, स्टील से मजबूत है लेकिन स्टील से हल्का है। इसीलिए इसका प्रयोग हम अंतरिक्ष में जाने वाले विमान, अपने वायुयान, रॉकेट, मिसाइल को बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हल्का है, ऊपर जाएंगे तो हमें भार ज्यादा ले जाना, भार कम ले जाना पड़ेगा, और मजबूत है। तो बेरिलियम, ये जो बेरिलियम है, BERYLIUM, डबल एल आएगा। ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम की खास बात क्या है? स्टील से मजबूत तथा हल्का, स्टील से मजबूत तथा हल्का, स्ट्रोंगर एंड लाइटर देन स्टील। स्टील से मजबूत है और हल्का है, एक बात। इसी वजह से इसका प्रयोग कहां करते हैं? अंतरिक्ष यानों में, अंतरिक्ष यानों के बनाने में, अंतरिक्ष यान, विमान, विमान इत्यादि के बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इत्यादि के बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मजबूत है और हल्का है। ध्यान से लिखते चलेंगे। तो यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स इत्यादि, रॉकेट इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। 2 बात हो गई। तीसरी बात लिखेंगे कि इसकी उष्मा चालकता बहुत ज्यादा होती है।
बहुत खास पॉइंट है ये। इसकी उष्मा चालकता अधिक होती है। अभी समझाता हूं। उष्मा चालकता बहुत अधिक होती है, हाई हीट कंडक्टिविटी होती है। आपने नाम सुना होगा कल्पना चावला का। ध्यान से देखें, जब हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट वापस वापस धरती पर आता है, हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट पहले हमने यहां से ऊपर भेजा, इसको किसी भी यान से ऊपर भेजा, और यान से जानकारी लेने के बाद जब ये स्पेसक्राफ्ट नीचे आता है, धरती में आता है, तो हमारा जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल जो है, जो हवा है, जब ये हवा में प्रवेश करता है तो ये इसकी ये वाली सतह फ्रिक्शन करती है, घर्षण होता है, इस वाली सतह पर घर्षण होता है। और अगर इस वाली सतह पर ज्यादा घर्षण हो जाए, ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए, तो यहां से आग लगने की संभावना होती है, जैसा कल्पना चावला के केस में हुआ था। बेरिलियम की खास बात क्या होती है कि ये हीट को बहुत जल्दी जल्दी आगे भेजता है, हीट को बहुत जल्दी जल्दी आगे भेजता है। तो जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है और यहां फ्रिक्शन के होने से, घर्षण के होने से टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये हीट को आगे पहुंचाता रहता है, आगे पहुंचाता रहता है, जिसकी वजह से ये हिस्सा गर्म नहीं हो पाता, और गर्म ना होने के कारण आग लगने से स्पेसक्राफ्ट में बचाव होता है। तो बेरिलियम की जो उष्मा चालकता होती है वो ज्यादा होती है। इसी वजह से इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? इसी वजह से हम इसका प्रयोग अंतरिक्ष यानों में करते हैं। अंतरिक्ष यानों में करते हैं। एक बहुत खास उपयोग इसका है, और वो उपयोग है एक्सरे मशीनों में। एक्सरे मशीनों में प्रयोग, एक्सरे मशीनों में प्रयोग करते हैं। ये जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे किरणें होती हैं, जिनकी खोज रोंटगन ने की थी। अगर हम किसी और दूसरी धातु की शीट एक्सरे मशीन में लगाएंगे तो एक्सरे किरणें उससे पार नहीं हो पाती। जबकि हम लोग बेरिलियम की बारीक शीट, बहुत बारीक शीट किस में लगाते हैं? एक्सरे मशीनों में लगाते हैं। और इन एक्सरे मशीनों की जो एक्सरे हैं वो बेरिलियम से पार होकर हड्डी से टकराती हैं और हड्डी का चित्र बनाती हैं। इसीलिए एक्सरे मशीनों में, क्योंकि हल्का है, मजबूत है, बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। एक बात होगी बेरिलियम के बारे में। बेटा मांगे कार। अब चलते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम बहुत खास है, मैग्नीशियम बहुत खास है। तो क्या कहेंगे मैग्नीशियम के बारे में? पहला सवाल आपके पास क्या है? पहला सवाल आपके पास है, सर ये कौन से ग्रुप में आता है? जल्दी से बताइए, सर ये कौन से ग्रुप में आता है? तो हम बताएंगे, सर ये सेकंड ए ग्रुप में आता है। सेकंड ए ग्रुप में ऊपर से कितने नंबर पर आता है? ऊपर से दूसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम। चलिए, अगर आप मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम किसी एक वयस्क शरीर में इसकी मात्रा 25 मिलीग्राम होती है। सवाल पूछा गया कि एक एडल्ट शरीर में, एक वयस्क शरीर में इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो आप बताएंगे कि एक एडल्ट बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा 25 मिलीग्राम होती है। पहला तो ये हो गया। जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे जो मैग्नीशियम है वो प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण है, जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का रंजक होता है, एक प्रकार का प्लास्टिड होता है। तो क्लोरोफिल को बनाने में मैग्नीशियम की भूमिका होती है। तो क्या कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है?
तो मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोफिल का घटक होता है। दूसरा लेंगे, अगर समझते चलना, कोई बात नहीं समझ में आएगी तो बताना, कोई बात, अरे पढ़ने पर ध्यान दो बच्चों, एक बार प्लीज एक बार पढ़ने पर ध्यान दो। जब हम मैग्नीशियम की पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अगर पेट में एसिडिटी है, शरीर के भीतर अम्लीयता की मात्रा बढ़ रही है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाएगा इसका जो मुख्य यौगिक है, इसके जो प्रमुख यौगिक है, किसके यौगिक? मैग्नीशियम के। अगर इसके प्रमुख यौगिकों की बात करोगे तो प्रमुख यौगिकों में पहला मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहला यौगिक मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके लिए यूज होता है? यहां लिख देंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में यूज होता है? पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए, किसका प्रयोग होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। टू डिक्रीज एसिडिटी, पेट की अम्लीयता को यूज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दो बात हो गई, दो बात हो गई। मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे आप NaCl को समुद्र से निकालते हैं, NaCl जो नमक होता है जैसे आप समुद्र से निकालते हैं, वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड को भी आप समुद्र से निकालते हैं। पहला यौगिक तो ये हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा आपने, आपने लिख लिया। आगे चलते हैं, दूसरा यौगिक बता रहा हूं। दूसरा यौगिक है जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसे समुद्र से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है। समुद्र से निकाला जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड को समुद्र से निकाला जाता है। यह भी किसका यौगिक है? यह भी किसका यौगिक है? यह भी मैग्नीशियम का यौगिक है। ठीक है, आगे चलें। यहां से आगे बढ़ेंगे मैग्नीशियम को पढ़ते हुए, तो आप देखेंगे कि जो आतिशबाजी होती है, फायर क्रैक्स होते हैं, आतिशबाजी जो होती है, वो जो शादी में आते हैं ना वो करने के लिए, तो आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में प्रयोग, यूज्ड इन फायर वर्क्स, आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है। 25 मिलीग्राम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति शरीर में 25 मिलीग्राम ये होना चाहिए, हरे और लाल रंग के लिए। आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है हरे एवं लाल रंग के लिए, हरे व लाल रंग के लिए। कैसा रंग देता है ये आतिशबाजी में? हरा और लाल रंग देता है, ग्रीन एंड रेड कलर, ग्रीन एंड रेड कलर। ठीक है जी।
एक और लिख सकते हैं, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता था। जो फोटोग्राफी में पहले जो रील आती थी ना, फोटो खींचते थे, वो रील आती थी, फोटोग्राफी में प्रयोग, यूज इन फोटोग्राफी। ये हो गया मैग्नीशियम के बारे में, या आप मैग्नीशियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरा लेंगे। आतिशबाजी का मतलब है वो पटाखे जो होते हैं, एक साथ बहुत सारे पटाखे उड़ते हैं ना, जब शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो उसको आतिशबाजी कहते हैं। पटाखे में कई 5, 7, 20 पटाखे एक जगह निकाल कर जो जलाते हैं उसे आतिशबाजी कहते हैं। तीसरा लेंगे, बेटा मांगे कार। तीसरे पर आएंगे कार। कार मतलब कैल्शियम। कार मतलब कैल्शियम, बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास है कैल्शियम। तो हमारे शरीर में हड्डियों में और दांतों में मिलता है। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे, मानव शरीर में, मानव शरीर में हड्डियों और दांतों में मिलता है। अगर पूछे कि कौन सा तत्व, तुम्हारे ग्रुप डी 2022 में पूछा है, इनमें से कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जो है कैल्शियम से बना होता है, तो आपको बताना होगा कि मानव शरीर में हड्डियां और दांतों में मिलता है कैल्शियम। फाउंड इन TEETH, टीथ्स में और आपकी हड्डियों में। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात लिखना है, दूसरी बात लिखना है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, मतलब यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण यौगिक, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, इसका मतलब है यौगिक के रूप में पाया जाता है। जब आप, हां बोन्स में भी मिलता है निशु, टीथ्स एंड बोन्स। जब आप कहते हैं कि यौगिक के रूप में मिलता है, तो पहला ध्यान से सुनेंगे, जैसे मैं इस समझा रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझें। पहली बात ध्यान से सुने। कैसे? कि आपने कहा सर CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को संगमरमर कहते हैं। आपके परीक्षा में पूछा गया है कि संगमरमर को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसी का प्रयोग जो किया जाता है, इसी का प्रयोग सीमेंट बनाने में भी करते हैं। इसी का प्रयोग सीमेंट बनाने में भी करते हैं। इस बात को जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझें, चुपचाप होकर समझें। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर कहा जाता है, इसी को संगमरमर कहा जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों ध्यान से सुनना, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहा जाता है। बिना बुझा चूना कहते हैं इसी को। और यही कैल्शियम ऑक्साइड है, यही कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको अगर खुले में रख दें तो इसका रंग फीका पड़ जाता है। खुले में रखने पर रंग फीका पड़ जाता है। खुले में रख दें अगर इसको कैल्शियम ऑक्साइड को, तो रंग फीका पड़ जाता है। यौगिक को कंपाउंड कहते हैं बच्चे, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। इंग्लिश वाला भाई कोई पूछ रहा, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर खुले में रख देते हैं तो ये रंग इसका फीका पड़ जाता है। ये वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इससे पानी के साथ अभिक्रिया की जाती है, जब इसकी पानी के साथ अभिक्रिया की जाती है। अच्छा, एक खास पॉइंट और है,
इसी को क्विक लाइम कहते हैं, इसी को क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम का मतलब होता है कि पानी से तेजी से अभिक्रिया करने के बाद यह हमें बुझा हुआ चूना दे देता है। क्विक लाइम, क्विक मतलब तेजी से, तेजी से तेजी से ये आपका पानी के साथ अभिक्रिया करने के बाद इसे हम लोग, इससे बहुत जल्दी क्या प्राप्त कर लेते हैं, बुझा हुआ चूना प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा दो बातें हो गई। जब इसे पानी के साथ, जब इसे वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब पानी के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जैसे मैं पकड़ा रहा हूं वैसे ही पकड़ना बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे ही बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसे ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये जो बुझा हुआ चूना है इसी का प्रयोग घर में सफेदी के लिए करते हैं, घरों में सफेदी के लिए करते हैं। यहां तक लिखिए एक बार, इसी का प्रयोग घरों में सफेदी के लिए करते हैं, सफेदी के लिए। इसी को हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं, इसको स्लेक्ड लाइम अंग्रेजी की टर्म है, ये लिख लेना भैया, इसको स्लेक्ट टाइम कहते हैं। एक और टर्म है कोई जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अच्छा जी, और इसको, यही वो चीज है, यही वो चूना है जिसका पान मसालों में प्रयोग करते हैं, जिसका पान मसालों में प्रयोग करते हैं, पान मसालों में प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने कहा कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब इसको आगे लेकर चलेंगे। जब इसको आगे लेकर चलते हैं तो हम पढ़ेंगे CaSO4 2H2O, इसे जिप्सम कहते हैं, इसे जिप्सम कहते हैं। CaSO4 2H2O को जिप्सम कहते हैं। और जब इस जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, जब इस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसे CaSO4 हाफ H2O प्राप्त होता है और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ये दोनों सूत्र भी आपके पेपर में पूछे गए हैं ग्रुप डी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है इसे भी। खाने वाले चूने को ही हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, ठीक है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका प्रयोग मूर्ति बनाने में, ये तो आपने सब पढ़ रखा है, मूर्ति बनाने में, खिलौने टॉय बनाने में, ठीक है भाई। प्लास्टर, हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर होता है, हड्डी जोड़ने में, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग। ये बात हो गई किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। चलिए बेटा मांगे कार, स्कूटर पर चलते हैं। लिख लिया क्या, लिख लिया, आगे चलूं। ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना है। आगे चल रहा हूं, बताइए एक बार। ठीक है, आगे चलूं ना। स्लेक लाइम का मतलब है बुझा हुआ चूना। चलो जी, अगला लेते हैं स्ट्रांसियम, स्कूटर, स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम।
सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग स्ट्रांसियम का पेपर में आपके पूछा गया है 2-3 बार, वह है आतिशबाजी में प्रयोग। आतिशबाजी में प्रयोग, आतिशबाजी में प्रयोग, यूज इन फायरवर्क्स, आतिशबाजी में प्रयोग। कौन सा रंग निकलता है इससे? इससे लाल रंग निकलता है। लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए वो रेड कलर आतिशबाजी में प्रयोग करते हैं। कौन से रंग के लिए? कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड भी बताएंगे भाई, कैल्शियम कार्बाइड भी बताएंगे, चिंता ना करो, जिसे कार्बनडम कहा जाता है। एक बात हो गई। एक जो आपका ये टूथपेस्ट होता है ना, सेंसोडाइन, सेंसोडाइन जो होता है, जो सेंसोडाइन है अच्छा पहले लिख लो, जो सेंसोडाइन है, सेंसोडाइन में वो कहता है ना कि दांतों की सेंसिटिविटी कम करें, तो दांतों की सेंसिटिविटी को कम करने के लिए, सेंसिटिविटी को कम करने के लिए हम स्ट्रांसियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जब आप सेंसोडाइन को देखोगे उस पर लिखा होगा स्ट्रांसियम क्लोराइड का प्रयोग दांतों की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी को कम करना, को कम करना, टू रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ टीथ, स्ट्रांसियम क्लोराइड, झंझनाहट वगैरह। ठीक है, चलिए बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप बेरियम पर आते हैं। बेरियम के बारे में एक ही खास बात है, आतिशबाजी में हरे रंग के लिए प्रयोग करते हैं बेरियम का। लिखें, बेरियम बेरियम आतिशबाजी में हरे रंग के लिए प्रयोग। बच्चों लिखते रहना, साथ में नोट्स बनाते रहना। जब आप इस नोट्स को पढ़ के पीवाईक्यू देखोगे तो आपको ठीक लगेगा। आतिशबाजी में हरे रंग के लिए प्रयोग, लगेगा कि आपका टाइम खराब नहीं हुआ है। यूज इन फायरवर्क्स फॉर ग्रीन कलर, आतिशबाजी में हरे रंग के लिए प्रयोग। फिर भैया लक्ष्मण बता तो रहा हूं, आतिशबाजी का मतलब है वो शादी से पहले नहीं आते क्या, 2-4-10 लोग आते हैं, पटाखे जलाते हैं, और पटाखे जब जलाते हैं तो उससे अलग अलग रंगों के क्या निकलते हैं, अलग अलग रंगों के इससे जो है रंग निकलते हैं। ठीक है, बेरियम हो गया। रेडियम, इस ग्रुप का सबसे आखिरी तत्व है रेडियम। रेडियम, सवाल यह पूछा जाएगा कि जो मृदा धातु या धातु मृदा वर्ग है उसका एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व बताओ। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? तो बता देंगे सर, जो सेकंड वर्ग है या जो धातु मृदा वर्ग है, उस धातु मृदा वर्ग में, उस धातु मृदा वर्ग में रेडियम को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। और पिछली क्लासेस में हम ये बात समझ चुके हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5:1 होता है। अगली बात फिर सुनना ध्यान से, फिर सुनना ध्यान से, कि रेडियम की जो खोज की थी ये 18, एक बार चेक करना डेट को, डेट एक बार चेक कर लेना आप, 1898 में
मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी, दंपति थे लोग, मतलब हस्बैंड वाइफ थे। पियरे क्यूरी ने इसकी खोज की थी, रेडियम की। चलो एक बार देखें। आप लोग ये पढ़ने निकले थे सेकंड ए ग्रुप, इसमें आपने बेरिलियम को पढ़ा, फिर मैग्नीशियम को पढ़ा, फिर कैल्शियम को पढ़ा, फिर स्टांशियम को पढ़ा, फिर बेरियम को पढ़ा और फिर रेडियम को पढ़ा। तो आपने पहला ग्रुप भी पढ़ लिया है और आपने दूसरा ग्रुप भी पढ़ लिया है। अब आप ग्रुप 13 पर चलेंगे, ग्रुप 13 3 ए ग्रुप पर चलेंगे। चलिए, जब आप 3 ए ग्रुप पर चलेंगे तो यहां आपने क्या क्या पढ़ रखा? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये कौन से वाला ग्रुप है? इसे आप थर्ड ए ग्रुप कहेंगे या 13वां वर्ग कहेंगे? थर्ड ए ग्रुप कहेंगे या 13वां वर्ग कहेंगे? 13वां वर्ग करेंगे। बात समझ में आ रही है? हस्बैंड की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी। अच्छा, चलिए आइए बोरोन पर चलते हैं। तो ये क्या है? ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है, ये थैलियम है। तो पहले बोरोन को पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग बोरोन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोरोन, इसे बोरोन फैमिली भी कहते हैं। जब आप बोरोन की बात करते हैं तो पौधों में उर्वरक के रूप में बोरोन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुने, पौधों में उर्वरक के रूप में, पहला उर्वरक के रूप में, एज फर्टिलाइजर, उर्वरक के रूप में बोरोन का प्रयोग करते, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि जो बोरोन है इसका जो एक यौगिक होता है जिसे बोरेक्स कहते हैं, जिसे बोरेक्स कहते हैं, बोरेक्स, इसका एक यौगिक होता है जिसे बोरेक्स कहते हैं। और आपने बोरेक्स में सुना होगा सुहागा, सोने पर सुहागा सुना होगा आपने। एक कहावत हमारे यहां चलती है, सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागे का मतलब है सुहागा जो है वो इसका बोरेक्स को कहा जाता है, रासायनिक नाम बोरेक्स और बोरोन से बनता है। और इसका जो प्रयोग होता है वो सोने और चांदी को साफ करने में करते हैं, सोने और चांदी की सफाई में इसका प्रयोग करते हैं, सोने और चांदी की सफाई में, क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सुहागे का प्रयोग सोने और चांदी की सफाई में किया जाता है। बोरेक्स का प्रयोग सोने और चांदी की जो सफाई होती है उसमें बोरेक्स का प्रयोग करते हैं, बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये आवर्त सारणी की पहली उपधातु है। आवर्त सारणी की आवर्त सारणी की पहली उपधातु है, पहली उपधातु है। फर्स्ट मेटलॉइड। कोई बताएगा ये कौन से आवर्त में आती है? कौन से आवर्त में आती है? फर्स्ट मेटलॉइड ऑफ पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल। तो कौन सा ग्रुप होगा? आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कौन से ग्रुप में आएगी बताइए? केला की खेती में डाला जाता है, हाँ डाला जाता है केले की खेती में, बिल्कुल। बताएगा? देखो तीन ए ग्रुप बता रहे हैं भाई, तीन ए ग्रुप। आवर्त पूछ, अच्छा ग्रुप तो ठीक है, ग्रुप तो बढ़िया बता रहे हो, 3A। आवर्त कौन सा है? आवर्त बताइए। पीरियड बताइए, पीरियड कौन सा है? सेकंड ग्रुप में, बहुत बढ़िया। सेकंड ग्रुप कहां से आ जाएगा भाई? आवर्त पूछ रहा हूं। पीरियड दो, 2 पीरियड है। कई बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे, जैसे ऊपर किसी बच्चे ने जवाब दिया था। ग्रुप थर्ड ए है, आवर्त दूसरा है। एल्यूमिनियम पर आएंगे। चलिए आइए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ लोग पढ़ाई में ध्यान रख रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने आपके बैच को बिल्कुल ना ऐसे कर दिया है, मतलब बकवास की बात कर करके, लेकिन बहुत सारे बच्चों का आंसर देख के बड़ा अच्छा लगा मन को कि पढ़ने वाले बच्चे भी हैं आपकी क्लास में। चलिए फिर लेते हैं एल्यूमिनियम। कुछ बच्चों ने ग्रुप को पूरा ना, मतलब बैच को पूरा जो है खराब करने में कसर नहीं छोड़ी है। एल्यूमिनियम पर आइए। एल्यूमिनियम पर बहुत खास है, एल्यूमिनियम बहुत खास है। पहले तो इसके एल्यूमिनियम के हम लोग अयस्क लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क लिखते हैं, और एल्यूमिनियम का अयस्क लिखेंगे पहले। पहला लिखिए, पहला पहला लिखेंगे बॉक्साइट, सबसे खास तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट है। फेल्सपार है, बॉक्साइट है, फेल्सपार है, फेल्सपार है, ठीक है। और कोरंडम है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट है। ये इसके क्या हो गए? अयस्क हो गए। अयस्क का मतलब होता है जिसमें से किसी भी खनिज को निकाला जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। बॉक्साइट, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये इसके खास अयस्क हैं। अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसकी आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता बहुत ज्यादा होती है। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी। आघात वर्ध्यता, मेलिएबिलिटी बहुत अधिक होती है। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है इसको पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं, इसको पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं, पीट पीट कर चादरें, शीट बनाई जा सकती हैं। इसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। मेलिएबिलिटी का गुण धातुओं का गुण होता है, पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। इसीलिए इसका प्रयोग, इसीलिए इसका प्रयोग जो आपका घरों में रोटी, जो सिगरेट के ऊपर कवर होता है, सिगरेट के ऊपर कवर होता है, रोटी बनाने की जो रोटी को लपेटने का फॉइल पेपर होता है, उसमें सब होता है। इसीलिए इसका पेपर, इसका यूज फॉइल पेपर, फॉइल पेपर होता है रोटी लपेटने का, रोटी लपेटने का कागज, रोटी लपेटने में करते हैं। उष्मा का, ये विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उष्मा का सुचालक है। इसीलिए इसका प्रयोग वायर बनाने में भी करते हैं, तार बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसकी आघात वर्ध्यता सबसे ज्यादा नहीं होती भाई, सबसे ज्यादा आघात वर्ध्यता सोने की होती है भैया। संजीव पहले सुना करो मेरे भाई ध्यान से, पहले मेरे भैया ध्यान से सुना करो। एल्यूमिनियम की बात हो गई, फॉइल पेपर बनाते हैं, फॉइल पेपर बनाते हैं। और दूसरी बात आप लिखेंगे इसमें, दूसरी बात आप लिखेंगे, सुचालक हो गया, वायर बना दिए। इसका घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है, इसी वजह से हल्का होता है।
और हल्का होता है, इसीलिए इसका प्रयोग बर्तन बनाने में करते हैं। बर्तन बनाने में उष्मा का अच्छा चालक होता है। उष्मा का अच्छा चालक होता है। विशाल तन्यता उसे कहते हैं। तन्यता उसे कहते हैं खींच खींच कर तार बनाए जाते हैं। और जो है आघात वर्ध्यता उसे कहते हैं पीट पीट कर चादर बनाते हैं। ठीक है, ये मेटल ही है निशु, ये मेटल ही है। एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम में बॉक्स इसके आघात वर्ध्यता हो गई, पीट पीट कर चादर है, फॉइल पेपर हो गया, सुचालक हो गया, गुड कंडक्टर हो गया। और बर्तन बनाए जाते हैं क्योंकि हीट का बहुत अच्छा सुचालक होता है। क्योंकि हीट का बहुत अच्छा सुचालक होता है इसलिए बर्तन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात होती है तीसरी बात होती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा तत्व है। पृथ्वी पर, या भूपर्पटी लिखेंगे, भूपर्पटी पर पाया जाने वाला थर्ड पाया जाने वाला थर्ड तीसरा सबसे बड़ा तत्व, तीसरा सबसे बड़ा तत्व है भूपर्पटी पे, इसको क्रस्ट बोलते हैं। पहले नंबर पर ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद सिलिकॉन मिलता है और उसके बाद एल्यूमिनियम मिलता है। पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, तो इस हिसाब से अगर एल्यूमिनियम को देखेंगे तो एल्यूमिनियम पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा धातु जो मिलती है पृथ्वी पर, सबसे ज्यादा धातु जो भूपर्पटी पर मिलती है वो एल्यूमिनियम ही है। वो एल्यूमिनियम ही है। वो एल्यूमिनियम ही है। लगभग 8.1% के आसपास मिलती है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये ग्रुप तो पूरा नहीं होगा वैसे, अभी 5 मिनट है, कर सकते हैं हम लोग। गैलियम पर आएंगे पहले, इसको पूरा कर देते हैं। गैलियम पर आएंगे। गैलियम, गैलियम ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने से पिघल जाती है। हथेली पर रखने से पिघल जाती है, ऐसी धातु है। इट मेल्ट्स व्हेन प्लेस्ड ऑन पाम। जब हथेली पर रखते हैं तो पिघल जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है, वो लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांक जो होता है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओमवीर कह रहे हैं, ओमवीर ये सबसे ज्यादा भूपर्पटी पर मिलती है और लोहा सबसे ज्यादा धरती पर, पूरी पृथ्वी पर मिलता है। भूपर्पटी का मतलब है पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत में पूछेगा कौन सी धातु है, तो सबसे ऊपर वाली परत में धातु मिलेगी कौन सी? एल्यूमिनियम। लेकिन अगर सारी की सारी पृथ्वी पर पूछेगा पूरी धातु पर, जहां भीतर तक का भी बात करेगा, तो लोहा बनेगी ओमवीर भाई। अच्छा, गैलियम के बाद लिखेंगे इंडियम। इंडियम, जो इंडियम है, इंडियम की खास बात क्या है कि इसका यूज लिखने के लिए पेंसिल में कर सकते हैं, क्योंकि यह पेंसिल जैसा ही दाग छोड़ता है, जैसा ग्रेफाइट दाग छोड़ता है, जैसा ग्रेफाइट दाग छोड़ता है ऐसा ही यह भी करता है। इसका प्रयोग लिखने में कर सकते हैं, लिखने में किया जा सकता है, ग्रेफाइट की तरह किया जा सकता है, क्योंकि यह पेंसिल की तरह ही दाग छोड़ता है। कैन बी यूज्ड एंड यूज फॉर राइटिंग।
ग्रेफाइट की तरह किया जा सकता है। इंडियम की खास बात यह है, इंडियम की खास बात यह है, और इंडियम की दूसरी खास बात यह है कि इसे मुलायम होता है, चाकू से काट सकते हैं। जैसे सोडियम को, जैसे सोडियम को काट सकते हैं, जैसे पोटेशियम को काट सकते हैं, ऐसे ही चाकू से काट सकते हैं। कैन बी कट विद नाइफ। इस वर्ग का सबसे आखिरी धातु बचती है जिसे थैलियम कहते हैं, जिसे थैलियम कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, थैलियम कहते हैं। थैलियम चूहा मारने की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। चूहा मारने की दवा में प्रयोग। यूज एट रेट पॉइजन। चूहा मार दवा में थैलियम को मिलाया जाता है। हाँ, मैग्नीशियम भी काट सकते हैं, हरभजन काट सकते हैं। विषैला होता है, कीटनाशी होता है। मैग्नीशियम को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, और विषैला होगा तभी तो इसको कर सकते हैं। विषैला होता है, पॉइजनस होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इसे भी चाकू से काट सकते हैं। इस ग्रुप के सारों को चाकू से काट सकते, एक ग्रुप के तभी तो हैं। अच्छा, और अगली बात होगी इसमें थैलियम में कि कीटनाशक में भी इसका प्रयोग करते हैं। कीटनाशक में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा ग्रुप देख लिया, जो हमारा 13A ग्रुप था, 13 ग्रुप था। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा 14 15 ग्रुप पढ़ लें, तो एक या दो क्लास में पूरी आवर्त सारणी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जो हैं फिर मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे। जब आप ये सारा पढ़ लेंगे, सभी आप मेटल देखते चल रहे हैं, सभी आप नॉन मेटल देखते चल रहे हैं, फिर आपके लिए फिर आपके लिए जो ये होगा, मतलब मेटल नॉन मेटल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये नोट्स बनाते रहे होंगे और उसको रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको इसका फायदा मिलेगा, भरपूर फायदा मिलेगा। मनीष सभी तत्व नहीं कराएंगे, वो तत्व कराएंगे जो पेपर के लिए खास है। जब आपके पीवाईक्यू देखते हैं तो ये पता लग जाता है कि कौन सा सवाल बार बार आ रहा है। उन्हीं पीवाईक्यू सवालों को हमने यहां इसको साथ में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है, मेरी कोशिश है आपको जितना भी मुझे आता है केमिस्ट्री में वो पढ़ा पाऊं। और क्वेश्चन, अमन यादव, क्वेश्चन एक बार पीवाईक्यू देख लेना। विश्वनाथ कह रहे सर अब हंस लीजिए। ठीक है भाई, हंस रहे हैं, ठीक है, हंसने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को समझ में आए, बस ये बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ जाए। कई लोगों को मैं फिर से बताना चाहता हूँ, फिर से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस चिंता ना करें, आप चिंता ना करें भाई, आपको कम या गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। आप बस इतना कोशिश करें कि जो आप लिख रहे हैं उसको रिवाइज कर लें। एक बार अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे ना, तो फिर ही आपको मैं बता पाऊंगा। तभी आप इस बात को, जब आप पेपर में बैठेंगे तभी आप इस बात को सही और गलत तभी आप कह पाएंगे। आज क्लास में आप कुछ भी लिख दोगे या आप कुछ भी बोल दोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको कितनी बातें आपको ये लगा कि हमारी क्लास में इसको शामिल किया गया या नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए, सही से समझाते हैं, सब समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप धीरे से पढ़ते रहिए। हाँ, आप आराम से पढ़ते हैं। चलिए, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, फिर कल मिलेंगे और फिर आपके सवालों को फिर लेंगे। ठीक है बच्चों।
चलिए नमस्ते, खुश रहिए, खूब खुश रहिए।